आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल के बारे में। और इससे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और डिफरेंट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आप लोग एंड तक देखिएगा। इसमें हम आपको कुछ बीच में न्यूमेरिक्स भी बताते रहेंगे जो आपको इस चैप्टर को मेमोराइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और यूकैरियोटिक सेल में जो भी आपका डाउट या क्वेरी वो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले यूकैरियोटिक सेल्स। और हेल्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जिन्होंने अभी तक ये लाइव क्लासेस चल रही हैं और जिन्होंने अभी तक इस लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वगैरह आपको अवेलेबल करा दी गई हैं, तो आप जल्दी से लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपके डाउट या क्वेरी है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटी होती है और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सारी एक्टिविटी होती है और अलग से कोई पार्टीशन नहीं होता उस सेल में अलग अलग वर्क के लिए। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग पार्टीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होती है, डीएनए का फॉर्मेशन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और सेल डिवीज़न की जो एक्टिविटी होती है स्टार्ट कहाँ से होती है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है। न्यूक्लियस से जो होता है वो रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को, जो भी प्रोसेस चलते हैं सेल के अंदर। और इसके अलावा एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, इसके अलावा फूड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, अगर फूड की बात करें तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होते हैं। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है ना। तो सेल में, यूकैरियोटिक सेल में तो क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं और उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होते हैं। और जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, सिर्फ साइटोप्लाज्म था, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सारी चीज़ें उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही हो रही थी। यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल ये देखते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसका जो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या बीच में न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे छोटा सा न्यूक्लियोलस भी बनाया हुआ है ना। न्यूक्लियस में ऐसे ग्रेन्यूल टाइप का जो दिखाया दानेदार, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म इसका है। और इसके ऊपर राइबोसोम भी दिखाया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, इसके ऊपर राइबोसोम्स है। और आसपास इसके माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसमें लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, लाइसोसोम जो होते हैं सेल को डाइजेस्ट करते हैं या इसके अंदर जो भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है ना। यूकैरियोटिक सेल में क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रहा है। न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारी सेल की एक्टिविटी कंट्रोल हो रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे या राइबोसोम्स वगैरह, तो वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग वर्क करने में अपना रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सारी एक्टिविटीज़ जनरली होती हैं। ठीक है, उसी में फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगा, क्रोमेटोफोर जिसको हम लोग कह रहे थे, मीजोसोम्स की वजह से रेस्पिरेशन वगैरह भी हो जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन भी वहीं पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होता है। तो सारी एक्टिविटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। या ये ज़्यादा एडवांस सेल है। ठीक है, प्रिमिटिव जैसे इवोल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो जो होती हैं प्रोकैरियोट सेल वो कम इवॉल्व होती हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं ज़्यादा इवॉल्व होती हैं। तो इसमें कंपार्टमेंट वगैरह देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है, उनको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं, वो एक ही जगह पर अपना सारा काम कर लेती हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं, सेल ऑर्गेनल, जिसके अंदर वो सारे काम परफॉर्म करती हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये किसमें हमें देखने को मिलती है, सबसे पहले इसके देख लेते हैं ये किन किन ऑर्गेनिज्म में हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह वर्क करता है कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के लाएँ और आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटिस्ट में, प्लांट में, एनिमल्स में और फंगस में हमें
इन सब में यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। ठीक, प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ जो होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है और प्लांट में सेल वॉल भी होती है। ठीक है, सेल के ऊपर तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें हमें देखने को मिलती है, एनिमल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, ह्यूमन्स वगैरह में भी, एनिमल्स और ह्यूमन्स ना, किंगडम एनिमलिया में तो ह्यूमन भी आते हैं। इसके अलावा फंगस में भी देखने को मिलती है, फंगस वगैरह हो गए, मशरूम वगैरह जैसे उनमें देखने को मिलेगी। तो यूकैरियोटिक सेल में हमें यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस इन सब में, ठीक है, सिर्फ प्रोटोजोआ मोनरा को छोड़ के बाकी सब में हमें देखने को मिलती है यूकैरियोटिक सेल। किंगडम मोनरा में हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। एक मिनट चेक कर लें किसी का कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। और आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस किस सिटी को बिलोंग करते हैं, किस किस स्टेट से हैं। तो ये देख के अच्छा लगता है कि अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सिटीज़ के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप जो है किस किस सिटी, अभी तो ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जो बताइएगा कि आप लोग किस किस सिटी से या किस किस स्टेट से हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कि इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ना, इसमें अलग अलग क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं अलग अलग वर्क के लिए। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जिसको कंपार्टमेंट या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोल देते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा हमें, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप होता है। अभी हमने देखा ना ऊपर स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे डायग्राम कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस था, यहाँ पे हमने डायग्राम देखा, ये डायग्राम। ठीक है, ये है पूरा यूकैरियोटिक सेल और इसमें क्या है, इस पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी इसके लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और इसको जो होता है सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। यूकैरियोटिक सेल में जो इसका स्ट्रक्चर है वो उसको लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा और सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके अंदर होता है। ठीक, और जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम, यानी हमें इसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर में क्रोमोसोम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेल डिवीजन के टाइम पे फॉर्मेशन इनका होता है, वरना ये क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा, जब सेल को डिवाइड होना होगा, तो उस टाइम पे कंडेंसेशन होगा और क्रोमोसोम्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, और इसमें क्या है कि सेल ऑर्गेनल वगैरह भी है। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है हर ऑर्गेनल के ऊपर अपनी एक। राइबोसोम्स भी इसमें होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स कौन से होते हैं हम पहले ही बता चुके हैं। राइबोसोम्स कौन से होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके ये चीज़ बताइएगा कि इसमें राइबोसोम्स कौन से होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये आइडेंटिकल नहीं होती है, मतलब एक दूसरे के जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्लांट सेल है तो उसमें अलग तरह की सेल्स होंगी और एनिमल सेल है तो उसमें अलग तरह की सेल होंगी ना। तो प्लांट्स में क्या होती है, अलग तरह की सेल होती हैं और एनिमल में अलग तरह की। किस तरह से डिफरेंस होता है, तो प्लांट में जो होती हैं सेल, उसमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होते हैं और बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर, प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, और बड़े बड़े सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। क्योंकि प्लांट सेल में देखो, प्लांट सेल को क्या है कि उसको जो है एक जगह पर जैसे प्लांट वगैरह रहते हैं तो उसको एक क्या चाहिए, रिजिडिटी चाहिए उसको। ठीक है, जब वो एक जगह पे है तो उसको अपने को रिजिड रखने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या चाहिए, सेल को रिजिडिटी चाहिए। तो सेल वॉल जो होती है ना वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, तो उसको एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो सेल वॉल जो है, और साथ में जो भी मटेरियल अंदर या बाहर जानी है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम वगैरह उसमें फ्लो होते हैं, तो उसका जो जाइलम फ्लोएम जब फ्लो होंगे तो सेल्स को अपनी एक प्रोटेक्शन करनी होती है, वरना तो सेल बर्स्ट हो सकती है वाटर वगैरह से, जब उसमें जाइलम फ्लो होता है या फ्लोएम जब फ्लो होता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है उसके ऊपर सेल वॉल, उसमें सेल्स के ऊपर सेल वॉल वगैरह होती है। और प्लास्टिड्स होते हैं, तो प्लास्टिड्स क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। यानी प्लांट सेल जो होती है अपने से अपना फूड बनाती हैं ना, और इसलिए प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ये हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ेंगे 12th में। अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रखते हैं कि प्लांट जो होती है इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह जैसे, और ये अपने लिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और इसके बाद क्या है
इसके अंदर बड़े बड़े सेंट्रल वैक्यूल हैं। ये सेंट्रल वैक्यूल क्या किस लिए होते हैं, तो इसमें सेंट्रल वैक्यूल क्यों बोला, क्योंकि सेंटर में वैक्यूल होते हैं। जब एनिमल सेल हम लोग देखते हैं ना, एनिमल सेल में बीच में वैक्यूल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में क्या है, सेंटर में वैक्यूल है। ठीक है, एक खाली स्पेस है सेंटर में, एकदम सेंटर में क्या है, इसका स्टोरेज है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब होगा, फूड बनेगा, तो वो अपने सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर कर लेंगे। तो ये बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, इसके अंदर ये फूड वगैरह स्टोर कर लेते हैं ना। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इसमें प्लांट में। और एनिमल सेल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं और किनारे किनारे होंगे। सेंटर में एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। तो एनिमल सेल में बीच में न्यूक्लियस होगा, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, बीचों बीच बड़ा सा वैक्यूल होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अब उस फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, उसको स्टोर भी तो करना है। तो स्टोर के लिए अपने सेंटर में ही क्या बना लेते हैं, स्टोरेज हाउस बना लेते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल वैक्यूल बोल रहे हैं। एनिमल में सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यह ज़्यादातर एनिमल्स में सेंट्रियोल्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सेंट्रियोल की बात करते हैं ना। सेंट्रल वैक्यूल अलग चीज़ थी, यहाँ पे एक सेंट्रियोल की बात करें। सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, यानी सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल जो है वो क्या करेगा, रेज बनाता है, एस्ट्रल रेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेज बनाएगा, और वो क्या करेगा कि उस सेल डिवीजन को सेल डिवीजन जब होगा ना, तो सेल को अलग अलग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल वगैरह जो होता है, इसके बारे में आगे डिटेल में होगा। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम वगैरह बनाता है और फिर उसको डिवीजन में हेल्प करता है सेल के। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं, ये है सेल इस तरह से, तो ये इसका न्यूक्लियस है, इसके दोनों तरफ इस तरह से सेंट्रियोल होता है, और सेंट्रियोल क्या करता है, इस तरह से रेज बनाता है। ये दोनों तरफ इस तरह से रेज बनाएगा, और न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा और सेल का डिवीजन करेगा। तो इस तरह से ये रेज बनाएगा ना, न्यूक्लियस के चारों ओर ये रेज बना लेता है, क्योंकि सब 3D स्ट्रक्चर ना। ठीक है, तो जैसे बॉल जैसा लोग न्यूक्लियस माने, तो इस तरह से ये क्या बना लेगा, एस्ट्रल रेज इसको बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये रेज बना लेगा, और फिर ये इसको सेल को बीच से, सेल और न्यूक्लियस को बीच से डिवाइड कर देगा। ये कौन कर रहा है, ये जो किनारे किनारे सेंट्रियोल था। ठीक है, तो एनिमल सेल में हमें सेंट्रियोल देखने को मिलता है। इसको गोल गोल सा थोड़ा बना दिए, ठीक है, हाईलाइट कर दिए। तो ये जो सेंट्रियोल था, इसने एस्ट्रल रेज बनाई, और इसने न्यूक्लियस को क्या किया, बीच से डिवाइड कर दिया, सेल को भी बीच से डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ हमें प्लांट में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, सेंट्रियोल जो होते हैं प्लांट में एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन दिया हुआ है। प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये दिया हुआ है। प्लांट सेल में हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, प्लांट सेल के ऊपर जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, इतना अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना है, 3D स्ट्रक्चर। तो ये सबसे बाहर जो हमें ग्रीन लेयर दिख रही है, क्या है, यही तो है सेल वॉल। ठीक है, सबसे बाहर की जो ग्रीन लेयर है, ये सेल वॉल है ना। क्योंकि प्लांट को क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इनकी सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, तो सेल वॉल एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और इसके अंदर फिर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर उसमें साइटोप्लाज्म वगैरह है, न्यूक्लियस है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और एटीपी प्रोड्यूस करेगा तो उससे फिर एनर्जी मिलेगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसमें होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये देखो प्लांट सेल है, तो इसमें जो इसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, सेल वॉल, और इसके बाद क्लोरोप्लास्ट। कहाँ बना है क्लोरोप्लास्ट, ये बना हुआ है ग्रीन ग्रीन, जो स्ट्रक्चर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, फिर यहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बैग जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसी में क्लोरोफिल होता है, और इससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होगा, और उससे फिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जब प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल और वाटर लेते हैं। ठीक है, और सॉइल से मिनरल और वाटर लेते हैं, और एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर वो सनलाइट वगैरह लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में इनका ये सब जब अब्जॉर्ब होगा, ये सब चीज़ें आएंगी, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज बनता है, रिएक्शन होती है। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, मिनरल्स उसको कैटलाइज करता है, सनलाइट से एनर्जी मिलती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनता है, जो इसके फूड के फॉर्म में काम करता है। तो सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट सेल में, और इसके अलावा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्या चीज़ इसमें होती है, डिस्टिंक्ट फीचर जो इसका, बाकी सब सेल ऑर्गेनल तो है ही, साथ में इसका डिस्टिंक्ट फीचर एक और क्या है कि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल यहाँ पे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रियोल एब्सेंट है, यानी न्यूक्लियस के दोनों तरफ सेंट्रियोल नहीं होता इसमें ना।
लेकिन फिर भी इसमें सेल डिवीज़न हो जाता है, सेल डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेंट्रियोल नहीं होता फिर भी सेल डिवीज़न पॉसिबल हो जाता है। और ये देखो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था ना, बताया था ना, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये इतना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि जैसे ही फूड बनेगा चारों तरफ ऐसे क्लोरोप्लास्ट में फूड बनाएंगे तो तुरंत ये फूड का स्टोरेज भी तो होना है, तो वो सब इकट्ठा कहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल वैक्यूल में आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल जो प्लांट सेल है क्या कहेगी कि तुरंत क्लोरोप्लास्ट से कहेगी कि फूड यहाँ पे सेंटर में स्टोर कर दो ना, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये सारा फूड जो होते हैं ये सेंटर में स्टोर कर देते हैं सेंट्रल वैक्यूल में। ठीक, तो इस तरह से इसका डिस्टिंक्ट फीचर आपको याद रखना क्या क्या है, सेल वॉल है, ठीक, और क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्या है, सेंट्रल वैक्यूल है, ये सब डिस्टिंक्ट फीचर है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसमें, ये एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में इस तरह से हमें माइक्रोविलाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, माइक्रोविलाई के ऊपर होते हैं, सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, माइक्रोविलाई जो है ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे सेल की एक दूसरे से कनेक्शन वगैरह बनाने में, और ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ों की हेल्प करते हैं। ठीक, और इसके ऊपर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर सेंट्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ये सब बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनेल दिए हुए हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि इसमें न्यूक्लियस तो है, ये न्यूक्लियस है, एक साइड में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, ठीक है, एक साइड में न्यूक्लियस है, फिर इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, और इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह लगा हुआ है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिया हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, स्मूथ और रफ ये अलग अलग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाद यहाँ पे किनारे किनारे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है, और साइटोप्लाज्म वगैरह है यहाँ पे। ये एनिमल सेल का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एनिमल सेल में बस ये याद रखना है कि इसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं, एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं। ये सब चीज़ तो आपको पता है कि राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री भी राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं। लाइसोसोम जो होता है ये जैसे नहीं सिटी में जो हम लोग के कचरा गाड़ी जो चलती है, जैसे क्या बोलते हैं, तो गार्बेज कलेक्शन वाली जो गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसी तरह से ये लाइसोसोम भी क्या करता है, गार्बेज का कलेक्शन करता है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो मतलब जो भी कुछ सेल में वेस्ट प्रोडक्ट होगा लाइसोसोम उसको क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। लाइसोसोम सेल के वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। परऑक्सीसोम है, ठीक है, और सेंट्रियोल है, यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में बताया था ना, 2 सेंट्रियोल होते हैं, इस तरह से दिया हुआ है, ये सेल डिवीजन में काम आते हैं। ठीक है, इसको बीच से डिवाइड करते हैं न्यूक्लियस को और सेल को। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके सारी चारों तरफ क्या, प्लाज्मा बाहर के साइड है, एक तरफ माइक्रोविलाई है, और कुछ भी स्ट्रक्चर है। ये गोल्जी अपरेटस यहाँ पे दिया हुआ है। गोल्जी अपरेटस क्या है, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस, तो क्या करते हैं, हम कोई फैक्ट्री देख लेते हैं, तो कोई सामान बनता है फैक्ट्री में, तो क्या होता है, उसका प्रोसीजर होता है ना, उसको पैकिंग की जाती है, तो पैकेजिंग सेंटर भी हम लोग कह सकते हैं गोल्जी अपरेटस को, कि पैकेजिंग सेंटर होता है, या पोस्ट ऑफिस कोरियर सर्विस बोल सकते हैं। ये क्या करता है, ये सामान को जो भी कुछ सेल के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है या जो भी कुछ बन रहा है, उसको सेल से जब बाहर निकालना है, ठीक है, सेल के अंदर जो भी चीज़ बनी, ग्लूकोज, लिपिड या कोई एंजाइम, कोई हार्मोन बना, उसको सेफली जब सेल के बाहर निकालना है, तो ये गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, उसकी पैकेजिंग कर देगा। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस सामान की पैकेजिंग कर देता है, जो भी एंजाइम, हार्मोन या कुछ भी है, तो उसको जब पैकेजिंग उसकी कर देगा, तो सेफली सेल के बाहर आ जाएगा। तो गोल्जी अपरेटस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस भी बोल देते हैं, या कोई सर्विस बोल देते हैं सेल की। इसके बाद दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पर राइबोसोम नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे टू टाइप के हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ी 2 टाइप, पहले पढ़ी प्लांट सेल, अब पढ़ रहा है एनिमल सेल ना। प्लांट सेल में अलग तरीके की सेल्स देखी हमने, उसमें सेल वॉल वगैरह था, क्लोरोप्लास्ट था, और क्या था, सेंट्रियोल अपसेंट था, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था। एनिमल सेल जब हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या है, एनिमल सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस जो है सेंटर में है, छोटे छोटे वैक्यूल हो सकते हैं, वरना तो अपसेंट रहते हैं ज़्यादातर।
सेंट्रियोल यहाँ पे देखा हमने, इसमें सेंट्रियोल भी पाया जाएगा। इस पर कोई सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल पे कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक। माइक्रोविलाई जैसे स्ट्रक्चर देखना है हमको। और अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, ठीक है। राइबोसोम भी होते हैं और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म। आप अगर देखें तो दो बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया, एक स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया ना, दो बार। एक यहाँ पे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक किनारे दिया हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ वाले, एक रफ वाले। फिर है न्यूक्लियर एनवलप, यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो एनवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। और ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं इसके रिगार्डिंग, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं ना। और जो लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, ये लाइव सेशन जो है इसको शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी अभी ज्वाइन नहीं कर पाए वो भी ज्वाइन कर लें और अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया जा रहा है उसको समझ लें। टाइम 5 मिनट हो गए। हाँ, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस, बीच में एकदम न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस में DNA, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है पहले वो बता देते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में होता है क्रोमैटिन नेटवर्क और इसके ऊपर होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर बनता है DNA, न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, DNA। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है राइबोसोमल RNA। कुछ चीज़ आपको याद रखनी है, साथ ही साथ आपको बताते चल रहा है। न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA और न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें बनता है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA जब बाहर आएगा तो वो क्या बनाएगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है ना असल में राइबोसोमल RNA से बनता है। राइबोसोमल RNA का बना न्यूक्लियस के अंदर, तो ये बात याद रखनी है, न्यूक्लियस में बनता है राइबोसोमल RNA, राइबोसोम के लिए RNA बनेगा, वो RNA जब जाएगा बाहर न्यूक्लियस के तो क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। दूसरी चीज़ है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बनता है DNA का रेप्लिकेशन होता है ना, तो नया नया DNA बनता रहता है और इसमें मैसेंजर RNA भी बनेगा। मैसेंजर RNA फिर वो बाहर जाएगा और राइबोसोम में जाकर प्रोटीन बनाएगा, ठीक। तो दो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर बन रही है, एक DNA बन रहा है, DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, दूसरा मैसेंजर RNA भी बन रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको बताया ATP का फॉर्मेशन होता है ना। लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये करता है ये जो जैसे क्या है कि जब सेल की एज हो जाती है, सेल में बहुत वेस्ट मटेरियल या कोई एक्सीडेंटल कोई चीज़ हो जाती है, ठीक है, तो सेल किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो सेल को क्या होता है, ख़त्म करना पड़ता है ना। उस टाइम पे सेल को ख़त्म करना पड़ता है, तो ये सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। लाइसोसोम जो होता है ये जब रप्चर होगा एक तरह से, ये जब फटेगा खुद, जब ये सुसाइड करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगी, सेल भी जो है सुसाइड कर लेगी, मतलब सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लाइसोसोम जो है फटता है तो उसकी वजह से पूरी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि सेल किसी वजह से जब डैमेज हो जाती है, सेल की एज हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है कि लाइसोसोम जो है ये फट जाएगा। इसके जो एक तरह से ये बॉम्ब की तरह काम कर रहा है ना, तो ये जो है जब फटेगा तो इसके अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो वो बाहर आ जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी हैं, और वो इस सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे ना। साथ ही साथ जब कोई वेस्ट जैसे मटेरियल पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको खत्म करना है, तो लाइसोसोम उसको भी खत्म करने का काम करता है। इसके अंदर के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम सिंपली क्या करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल उसके पास जाएगा वो खुद फट जाएगा, एक तरह से वो खुद भी सुसाइड कर लेता है, तो खुद फट जाएगा और उसके अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकल जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं ना। तो जब इसका जैसे ये मान लो फट गया और इसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकल गया, तो और भी लाइसोसोम है, लाइसोसोम कभी कम नहीं पड़ते। तो ये क्या है कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं गार्बेज कलेक्शन का एक तरह से काम कर रहा है, ठीक है, गार्बेज को डिस्पोज कर रहा है ना। तो ये लाइसोसोम हो गया। इसके बाद यहाँ पे पेरोक्सिसोम भी दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में, कि ये बीटा ऑक्सीडेशन में काम करता है। रेस्पिरेशन वगैरह जब हम बताएंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, तो वहाँ पे आपको प्लांट में जब रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन में बताएंगे। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होती है एनिमल में, जनरली एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल में जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो एनिमल में फैटी एसिड का जो है बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो पेरोक्सिसोम यानी फैटी एसिड को तोड़ा कैसे जाता है, पेरोक्सिसोम से तोड़ा जाता है। सेंट्रियोल भी यहाँ पे है, ठीक है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो मटेरियल्स का एक्सचेंज करती है, यानी जो न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे वो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर भेजेगी, और जो अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो अंदर से वो बाहर भेज देगी। ठीक है, जैसे हम लोग घर में गेट होता है, ठीक है, सपोज कीजिए हम लोग घर में गेट है, तो गेट जो है उससे वही लोग एंटर कर पाते हैं जिनको हम एंटर करने दें, ठीक है, जो हमारे जान पहचान के होते हैं वो लोग, या घर के लोग होते हैं जान पहचान के, तो उसको अंदर आने देते हैं। और जो घर के हमें या हमारी जान पहचान का नहीं है, घर का नहीं है, तो उसको हम लोग अंदर नहीं आने देते, वो बारी से चला जाता है ना, गेट वगैरह खटखटाएगा और बारी से चला जाएगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये भी इसी तरह से काम करती हैं। जो भी चीज़ें इनको ज़रूरत होगी, ठीक है, सेल को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसी चीज़ को सेल के अंदर आने देंगी। और अब किसी चीज़ को जैसे सेल के बाहर भेजना है ना, जैसे हम लोग को क्या कचरा वगैरह बाहर जैसे जब निकालना होता है तो उसको जाके फिर फेंकाते हैं बाहर गार्बेज में, उसमें जो गार्बेज व्हीकल, गार्बेज कलेक्शन वाले जो व्हीकल चलते हैं उसमें, ठीक है, कचरा गाड़ी जो चलती है उसमें जाके फेंकाते हैं कचड़े को। तो जो भी चीज़ को घर से बाहर निकालना है, ठीक है, वो वैसे ही काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करती है कि जो भी चीज़ को इस सेल से बाहर निकालना है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को, तो वो बाहर निकाल देगी। ठीक है, या मान लो किसी को कुछ कहीं जाना हुआ, जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना, तो हम लोग कहीं जाना होता है तो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से सेल के अंदर भी जो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है उसको बाहर निकालना है, ठीक है, और दूसरी सेल्स को देना है, कुछ लेन देन करना है कुछ भी, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें भी हेल्प करती है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक तरह से हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देगी और कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर जाने देगी, अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, सेल के अकॉर्डिंग ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आ जाए या कोई भी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चली जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या है, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ये बताया। राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, आपको याद रखना है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, पार्ट्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, एटीपी, और एटीपी यानी एनर्जी एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, और फिर वही जो एटीपी होता है वो अलग अलग सेल्स में जाता है और हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स को एनर्जी देता है, या अलग अलग टिश्यू को। जब भी हमें कोई काम करना होगा, हमें चलना होगा, बात करनी होगी, कुछ भी काम करना होगा, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी एनर्जी बनाता है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है, तो वही एटीपी का हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है, उसी को यूटिलाइज हम लोग करते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एटीपी जो है उसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा पार्ट जिसके ऊपर क्या राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा, यानी प्रोटीन भी बनाएगा। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये पूरे सेल में फैला होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या पूरे सेल में फैला होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक तरह से स्केलेटन की तरह भी वर्क करता है, जैसे हमारे अंदर बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, ठीक है, तो वो स्केलेटन हमें सपोर्ट भी देता है, चलने फिरने में भी हेल्प करता है। उसी तरह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल को एक तरह से स्केलेटन की तरह सपोर्ट करता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, उसके लोकोमोशन में बहुत सी चीज़ों में हेल्प करेगा। और इसके अलावा क्या है, साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म क्या है, ये सब चीज़ें जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब क्या है, एक फ्लूइड के अंदर, एक जेली के जैसा फ्लूइड है, उसके अंदर ये सब चीज़ें इमर्स्ड रहती हैं, डूबी हुई रहती हैं, ठीक है, उसी में फ्लो करती रहती हैं, बहती रहती हैं या स्विम करती रहती हैं। तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये जेली के जैसा, ये एक्वस वाटर टाइप का थोड़ा सा हल्का सा सेमी फ्लूइड होता है ना, जेली के जैसा थोड़ा सा होता है, तो उसमें सब जितने भी सेल ऑर्गेनल है ये तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म है। और इसके बाद क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस इसका स्ट्रक्चर तो बता ही दिया। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, सेल का जो है कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण केंद्र, या ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, सेल का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस, क्योंकि ये सारी जो भी एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो एटीपी का प्रोडक्शन है, चाहे वो राइबोसोम का फॉर्मेशन है, जो कोई भी एक्टिविटी चल रही है सेल के अंदर, वो सब कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस रेगुलेट करता है, ठीक। न्यूक्लियस हमने बताया कि इसमें राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर न्यूक्लियर एनवेलप है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ें तो बता ही दी हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये एनिमल सेल का पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बता दिया, और यहाँ पे कुछ एक आध साइंटिस्ट के नाम बता देते हैं, किसकी डिस्कवरी किसने की, आप लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा अभी तक, कि इसके बारे में पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है ना,
यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सारे देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गई, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। एनिमल सेल है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो बाकी सेल ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे, ठीक। और गोल्जी अपरेटस प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। तो इस तरह से और हमको अलग अलग सेल ऑर्गेनेल जो है देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में, क्योंकि प्लांट सेल एनिमल सेल हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो यूकैरियोटिक सेल ही है ना। प्लांट सेल में दो टाइप के सेल हमने देखी, एनिमल सेल और प्लांट सेल। इससे पहले की जो भी चीज़ें वो हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ के बारे, ठीक है। उनका जो भी सेल का स्ट्रक्चर था, फंगस के सेल का जो भी स्ट्रक्चर था, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल्स पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है। क्या चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो इन सब चीज़ों में डीएनए प्रेजेंट होता है, अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। नहीं, ये सब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, इसको चाहे तो हाईलाइट कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इरेज कर दे रहे, सेंट्रियोल इरेज कर दे रहे, इरेजर कहाँ गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर और क्लोरोप्लास्ट ना। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ऊपर है शायद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ गया, ये क्लोरोप्लास्ट ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन सब के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ग्रीन ग्रीन जो है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया सैंडविच शेप जो है। तो इन सब के अंदर क्या है, खुद का डीएनए होता है। मतलब क्या, खुद का डीएनए, ये सेल डिपेंडेंट होते हैं, ये अपने अंदर इनके अंदर डीएनए होता है, और इनका अपना अलग एक मेटाबॉलिज्म अंदर चल रहा होता है, ठीक है। इन सेल्स के अंदर अपना एक अलग मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, और इन पे इसीलिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है। आगे जब हम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली ऐसी चीज़ें बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि इसमें ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। इसमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। कैसी मेम्ब्रेन होती है, दो डबल मेम्ब्रेन होती है। बाकी सब पे सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, गोल्जी अपरेटस की बात करते हैं, लाइसोसोम की बात करते हैं, बाकी सब पे सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन है। लेकिन न्यूक्लियस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट पे डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। और इन चीज़ों के अंदर खुद का डीएनए भी इनका होता है। यानी डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए है। तो ऐसा क्यों है, ये आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। और आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जितनी चीज़ें यहाँ पे बताए हैं। और इसमें नेक्स्ट फिर इसका सेल ऑर्गेनेल है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह का स्ट्रक्चर है ना। और आगे क्या है, सेल वॉल है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। सेल ऑर्गेनेल के बारे में आगे है चीज़ें, तो इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं अभी ना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं काफ़ी, तो सिलेबस भी कवर करना ज़रूरी है। आई होप इतनी चीज़ समझ में आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, नहीं जुड़े हैं, वो भी जुड़ जाए हमारे साथ। और जो भी आपकी डाउट है या क्वेरी है, वो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, सेलेक्टिवली परमिएबल ये होती है, और ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी और कुछ चीज़ों को ही बाहर भेजेगी। सेलेक्ट कर करके अंदर सेल के आने देती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, या जो भी चीज़ें मटेरियल है, और कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ये बाहर भेजती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में केमिकल सेल मेम्ब्रेन स्पेशली ह्यूमन ना, आरबीसी वगैरह पे स्टडी की गई थी, और इसका स्ट्रक्चर वगैरह बताया गया था, ठीक। अब यहाँ पे और चीज़ें क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन,
सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी की गई ना तो ये बताया गया कि हाँ ये प्रोटीन और लिपिड की बनी है, ठीक है। लिपिड इसमें क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड, जो यूनिवर्सल मॉडल जो है इसका, ठीक है। ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। अभी जो हम लोग देख रहे थे सेल के ऊपर जो कवरिंग देख रहे थे, सिंगल कवरिंग, ठीक है। ये जो हम लोग लाइन बना देते हैं, सेल बनाते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस वगैरह बनाते हैं, तो जो एक सिंगल लाइन जो बाहर बनाते हैं यही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह से होती है। अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का देखने को मिलेगा। इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों है, तो इसके भी अभी डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं। ये बना किस किस चीज़ से, लिपिड और प्रोटीन से। ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हम लोग इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बहुत सारे मॉडल अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, लेकिन जो यूनिवर्सल मॉडल क्या है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यूनिवर्सल है। इसको ज़्यादातर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की होती है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है इसमें फॉस्फोरस, ठीक है, और लिपिड इस तरह से है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। बाई फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ना, तो एक मिनट बस। फॉस्फोलिपिड यानी ये जो लिपिड वाली मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन बाई लेयर। यहाँ पे एक मिनट, एक मिसिंग है कुछ चीज़ें, खाली फॉस्फोलिपिड दिया हुआ है। हाँ पेरिफेरल प्रोटीन भी तो इसमें होते हैं ना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड प्रोटीन बाइलेयर, ठीक है। बीच बीच में प्रोटीन्स भी होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल बने हुए ना, अगर आप ध्यान दें तो इस तरह का बना हुआ है स्ट्रक्चर, बहुत सारे मोती जैसे बने हुए हैं और उनकी पूंछ भी ऐसे निकली हुई है। इसको थोड़ा बड़ा बनाए तो इस तरह से ये गोल सा बना हुआ है और इसके नीचे ऐसे दो पैर जैसे बने हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो ये कई सारे बने हुए हैं इस तरह से, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे गोल गोल बना हुआ है, इसके नीचे दो ऐसे पैर बने हुए इसके। तो ये असल में क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है और ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए बोला फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, बाई लेयर इसलिए बोले क्योंकि दो लेयर इसकी होती है, एक ऊपर एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ ना। तो इस तरह से ये एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डबल नहीं है, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें फॉस्फोलिपिड की दो लेयर है, ठीक है। और इसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल, ये आपको याद रखना है। तो बीच बीच में इसके प्रोटीन भी होते हैं। यहाँ पे नाम दिया, हाँ इन साइंटिस्ट का नाम दिया सिंगर और निकोलसन ने 1972 में ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसका जो मॉडल है या इसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स है और पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ठीक है, और शुगर भी है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है, पेरिफेरल प्रोटीन, भाई दोनों प्रोटीन है तो इसमें डिफरेंस क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन में डिफरेंस क्या है जब दोनों प्रोटीन ही है। तो इंटीग्रल प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन के आर पार पूरी होती है, ठीक है। इसको कट कर पूरा क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है इंटीग्रल प्रोटीन, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको इंटीग्रल, पूरा इंटीग्रेट है, जुड़ी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। दूसरी होती है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल जो होती है सिर्फ किनारे किनारे साइड होती है, ठीक है। ये पूरा क्रॉस नहीं करती, हालांकि इसमें थोड़ा सा क्रॉस करता हुआ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, बट पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है, ये पूरा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती, सिर्फ एक साइड पे, या तो अंदर के साइड या तो बाहर के साइड होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन ना। इसमें बनाने में इसने पूरा पूरा बना दिया, या तो सिर्फ बाहर के साइड होगी या तो सिर्फ अंदर के साइड होगी, ये पूरा क्रॉस नहीं करती प्रोटीन, ठीक। तो इस तरह से दो तरह की प्रोटीन होती हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल ना। इसके ये जो अंदर का, जैसे हम लोग ये वाला प्रोटीन लेके चल रहे हैं, इसको पेरिफेरल प्रोटीन बोला है। ये जो धागा दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इसको इसने कहा है पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना इसका, ये मान लो इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या इंटीग्रल प्रोटीन है। और जो बाहर दिया हुआ है, ठीक है, जो ये बाहर दो धागे निकले हुए हैं इस साइड और इस साइड, ये थ्रेड निकले हुए हैं, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन ना। तो इस तरह से प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, जो प्रोटीन होती है, जितनी भी प्रोटीन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में दिख रही है, ठीक, ये इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। और जो भी प्रोटीन आपको बाहर के साइड दिख रही है थ्रेड के जैसी, ये क्या होती है, पेरिफेरल प्रोटीन होती है। इस पर कुछ शुगर वगैरह का मॉलिक्यूल भी है। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये प्लाज्मा मतलब थोड़ा लचीलापन, इलास्टिसिटी देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को,
तो ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ी इलास्टिसिटी देता है ना। तो ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। और ये पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, फ्लूइड के जैसा ना, मतलब इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। इसकी जो ये इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं, तो ये इसके बारे में बता देते हैं कि इसमें ये जो मूवमेंट इसमें होती रहती है, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ना, इनमें मूवमेंट देखने को मिलती है, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। जैसे पानी में बहता रहता है उसमें हमेशा वेव्स बनी रहती है, मूवमेंट होती है, तो उस तरह से इसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलती है। इसकी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये एक क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं ये मॉलिक्यूल जो है, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में। आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। सिंपल सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और भी मॉडल है लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यानी 2 लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, और बीच बीच में प्रोटीन्स होती हैं ना। जो प्रोटीन पूरी तरह से क्रॉस करेंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। और जो सिर्फ बाहर के साइड होंगी, या तो बाहर के साइड हो या तो अंदर के साइड, तो किसी एक साइड होंगी, उसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। फिर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, यहाँ पे लिपिड भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवार्ड द इनर पार्ट, ठीक है। हेड बाहर के साइड पे होता है, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर के साइड होती है। तो ये नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग याद रखेंगे, नॉन पोलर टेल होती है, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, तो इसको वाटर में प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी अगर ये मान लो सेल कहीं एक्वस एनवायरनमेंट पड़ी भी हुई है, तो इसके बाहर क्या है, आउटर साइड पे यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन विद पोलर हेड। आउटर साइड पे पोलर हेड तो है लेकिन अंदर हाइड्रोफोबिक टेल है, मतलब इसका अंदर का इन्वायरमेंट कैसा, हाइड्रोफोबिक है, ये आपको याद रखना है। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम लोग देखें तो एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सैंडविच बन रही है कि नहीं बन रही है, सैंडविच बन रही है ना। इसको थोड़ा सा और डिटेल से बता देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा सैंडविच करके, ठीक है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बन रही है, सैंडविच के जैसा बन रहा है स्ट्रक्चर, ठीक। तो सैंडविच जो है, जो ऊपर की ब्रेड है और नीचे की ब्रेड, ठीक है, सैंडविच में, तो ये हो गए हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक ऊपर के साइड हो गया, एक नीचे के साइड हो गया। अब हम लोग इसके बीच में सैलेड भी तो रखते हैं, सैंडविच के बीच में, ठीक है। तो जो हमने सैंडविच के बीच में सैलेड रखते हैं, तो उसी तरह से ये फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या क्या है, इसके बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ना, इसके बीच में क्या इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग क्या रखते हैं, सैलेड रखते हैं, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। एक मिनट को थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं क्योंकि वो पूरा फिल नहीं हो पाएगा ना। तो मान लो ऐसे खड़ा खड़ा हमने रख दिया, सब टुकड़ा पीसेस रख दी सैलेड की, वेजिटेबल्स की, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं इस तरह से। और सैंडविच के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सॉस वगैरह की टॉपिंग कर देते हैं, किसी किसी चीज़ की टॉपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जो ऊपर से हमने टॉपिंग की, ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। जो ऊपर से हमने टॉपिंग की है क्या हुई, पेरिफेरल प्रोटीन। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या है, छोटे छोटे पेरिफेरल प्रोटीन है ना, जो ऊपर से टॉपिंग की जा रही है। यानी मतलब कि बाहर के साइड प्रेजेंट होगी, या तो बाहर के साइड या तो अंदर के साइड ना। ये दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में नहीं होंगे, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। और इसके बाद क्या चीज़ है, एक चीज़ और थी, हाँ, ये जो इसके अंदर का असल में जो पार्ट है, ये पूरा अंदर वाला पार्ट, जिस साइड पे क्या इंटीग्रल प्रोटीन है, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। कैसा है, हाइड्रोफोबिक ना। जनरली क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि ये वाटर को पास नहीं होने देगा, ठीक है, वाटर का एक्सचेंज नहीं होने देगा। तो हाइड्रोफोबिक साइड जो होता है ये वाटर का एक्सचेंज को रोकता है, ठीक। तो बाहर का साइड तो पोलर है ना, बाहर के साइड पे क्या है कि वाटर का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अंदर के साइड वाटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए अगर ये सेल कहीं पानी वाली इन्वायरमेंट में भी पड़ी रहे, ठीक है, एक्वस इन्वायरमेंट में पड़ी रही सेल, तो भी क्या होगा, इसके अंदर पानी नहीं जा पाएगा। क्योंकि क्या है, इसके अंदर पानी क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में क्या हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, ये वाटर को आर पार नहीं जाने देगा, ठीक है, ये वाटर को आर पार नहीं जाने देगा। तो कुछ अमाउंट में ये कंट्रोल करता है। हालांकि बहुत ज़्यादा अगर वाटर ज़्यादा है, बाहर अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर इतना ज़्यादा ये वर्क नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत ये क्या करता है, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो इसको वाटर को प्रिवेंट करके रखता है। तो क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक, अंदर का साइड जो वो क्या हाइड्रोफोबिक है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी है ना, वो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखेगा।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो आई होप ये समझ में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और यहाँ पे है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी है सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन एंड लिपिड्स दिया हुआ है, वेरी करती है एरिथ्रोसाइट में 52%, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन मेम्ब्रेन में, और 40% लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन यहाँ पे दिया हुआ है कि आरबीसी, जैसे हम लोग आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन कितनी होती है आरबीसी में, 52% है, और लिपिड कितनी है 40%, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको याद रखना कि आरबीसी में प्रोटीन 52% होती है और लिपिड में 40% होती है। लिपिड कितनी होती है मेम्ब्रेन में, 40%। ये चीज़ तो बता दी कि इंटीग्रल और पेरिफेरल दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है सरफेस पे होती हैं, ठीक है, जैसे टॉपिंग सैंडविच टॉपिंग करते हैं ना सरफेस पे। और इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो पार्शियल और टोटली ब्यूरिड होती है इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के अंदर होती है इंटीग्रल प्रोटीन जो होंगी। और सिंगल निकोलसन ने 1972 में मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इसको बोलते हैं, इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। बहुत डिटेल में यहाँ पे देखो ऑलरेडी भी दे रखा है कि प्रोटीन्स की मूवमेंट वगैरह होती है। तो ये बाइलेयर जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की जब मूवमेंट हो रही है ना, बताया था फॉस्फोलिपिड जो लेयर है प्रोटीन की लेयर है, तो जब उसकी मूवमेंट हो रही है तो फ्लूइडिटी एक तरह से मिल रही है इसको। तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे क्या है, प्रोटीन की भी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगी, फॉस्फोलिपिड के अलावा प्रोटीन की मूवमेंट भी देखने को मिलती है ना। अच्छा, ये फ्लूइड नेचर जो होता है मेम्ब्रेन का, इससे क्या इसका जो हेल्प, इससे क्या जो है बेनिफिट होता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। फ्लूइड नेचर इंट्रा सेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, और सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब में रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चाहे तो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो हमने प्लाज्मा ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाना, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस देखा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और इसका जो वर्क है कि सेल मेम्ब्रेन का आखिर वर्क क्या होता है, इसका रोल क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हमारी नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका वो ज़रूर देखिएगा। और हम लोग डेली डे टाइम में 10 या 11 o'clock के आसपास, ठीक है, और नाइट टाइम में 9 या 10 PM पे हम लोग लाइव आते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो आप लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दिन में 10 या 11 बजे, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है जब भी क्लास होती है, और रात के टाइम 9 या 10 बजे जब भी क्लास होती है तो आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं। तो आप लोग उस टाइम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है क्लास 11 क्लास 12 की, उसको आप कवर कर सकते हैं। साथ में हमारी क्लास 12 का जो वन शॉट सीरीज चल रही है वो भी आप ज़रूर देखिए, अगर आप क्लास 12 में हैं, ठीक है, तो आप लोग जो वन शॉट सीरीज़ है उसको भी जरूर देखिए, उससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जय सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आपको नीट के मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नीट के मॉड्यूल्स यानी नीट के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना, अगर आप मॉड्यूल ना समझ रहे हो तो नीट के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अलग से नोट्स बनाने की इतने प्रॉब्लम ना हो। हालांकि जब लेक्चर चलता रहता है तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लिख लिया कीजिए। इसके अलावा हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप नोट्स वगैरह डाउनलोड करके और उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर सजेशन ऐसा देना हो ना, जो भी आपको लगे कि आपको सजेशन देना है किसी चीज़ से रिलेटेड ना, तो आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है वो आप पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन में हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।